1.44 करोड़। जी हाँ, 14.4 मिलियन। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये कोई मामूली संख्या बिल्कुल नहीं है। ये भारत में मोटापे से प्रभावित बच्चों का आंकड़ा है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चीन के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं और ये साफ कर देते हैं कि ये विषय कितना ज्यादा गंभीर है। देखिए, ये केवल दिखावे या थोड़ी सी लाइफस्टाइल की दिक्कत नहीं है, बल्कि एक ऐसा उभरता हुआ स्वास्थ्य संकट है जिस पर तुरंत और बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस अहम विश्लेषण में बच्चों में मोटापे के पीछे के विज्ञान और उसके पूरे क्लिनिकल सफर को डिकोड किया जाएगा। दशकों से एक धारणा बनी हुई थी कि मोटापा केवल एक जीवन शैली की समस्या है या शायद इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा है। लेकिन अब इस नजरिए को पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है। मेडिकल समुदाय अब इसे एक पुरानी यानी क्रॉनिक बीमारी के रूप में पहचानता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इसे एक बीमारी के रूप में देखा जाता है तो इससे जुड़ा जो एक सामाजिक कलंक है वो दूर हो जाता है और सही चिकित्सा देखभाल की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ रहेगा। सबसे पहले मोटापे की इस महामारी को सही से परिभाषित करेंगे, फिर इसके मूल कारणों को समझेंगे, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले छिपे हुए प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे, बचाव का बहुत ही कारगर 5-2-1-0 नियम जानेंगे और अंत में प्रबंधन और उपचार के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, मोटापे की महामारी को सही मायनों में परिभाषित करना, जो सतह से कहीं ज्यादा गहरा है। भारतीय बाल रोग अकादमी और दुनिया भर के प्रमुख मेडिकल संस्थानों ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मोटापा एक जटिल बीमारी है। ये नई परिभाषा सीधे बाल रोग विशेषज्ञों के दिशानिर्देशों से आती है। इसमें एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एडिपोसिटी या निष्क्रिय चर्बी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर में सिर्फ वसा यानी फैट का होना अपने आप में पूरी समस्या नहीं है। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब वो वसा शरीर के सामान्य कामकाज में रुकावट डालने लगे। ये परिभाषा पूरी बातचीत को उस सामाजिक तंज से हटाकर जरूरी मेडिकल केयर की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लंबी चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और कम उम्र में मृत्यु के जोखिम से जुड़ी है। और यहीं पर प्रारंभिक क्लिनिकल जांच की अहमियत समझ आती है। बाल रोग विशेषज्ञ क्लिनिक में सिर्फ बच्चे का वजन नहीं तौलते, वे बहुत ही सटीक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई परसेंटाइल चार्ट, जिन्हें खास तौर पर भारतीय बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके अलावा कमर की चौड़ाई भी मापी जाती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी से ही आगे चलकर हृदय और मेटाबॉलिज्म से जुड़े जोखिमों को बहुत ही सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस संकट की असली जड़ें क्या हैं? प्राथमिक और द्वितीयक कारणों में क्या फ़र्क है? इस स्थिति की असली वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस मोटापे को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटता है। पहला है एक्सोजीनस या प्राथमिक मोटापा और दूसरा है एंडोजीनस यानी द्वितीयक मोटापा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% से ज्यादा मामले एक्सोजीनस ही होते हैं, जो सीधे तौर पर हमारी बाहरी जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक रूप से एक्टिव न होने का नतीजा होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो उन 10% से भी कम मामलों को नज़रअंदाज ना कर दे, जो दरअसल एंडोजीनस होते हैं। ये किसी गंभीर आनुवांशिक या हार्मोनल विकार की वजह से हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल की दिक्कत नहीं है। असल में वे कुछ खास रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेतों की तलाश में रहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे में एक्सट्रीम हाइपरफेगिया है, मतलब उसे अत्यधिक और अनियंत्रित भूख लगती है, या फिर मोटापा 5 साल की उम्र से पहले ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, या बच्चे का शारीरिक विकास और कद उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये सब देखकर एक डॉक्टर तुरंत अलर्ट हो जाता है कि ये कोई गहरा सिंड्रोमिक या पैथोलॉजिकल मुद्दा हो सकता है। इसी आधार पर बाल रोग विशेषज्ञ एक बहुत ही तार्किक और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले विकास का आकलन किया जाता है। अगर विकास सामान्य है तो फोकस जीवन शैली से जुड़ी दिक्कतों पर होता है। लेकिन अगर विकास धीमा है या कद छोटा है तो थायराइड जैसे एंडोक्राइन टेस्ट किए जाते हैं। और अगर मोटापे की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई है और विकास भी देरी से हो रहा है तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में सोचा जाता है। देखा जाए तो ये बिना वजह के महंगे टेस्ट से बचने और सही बीमारी की जड़ तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है। आइए अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां उन नुकसानों की बात होगी जो बाहर से नजर नहीं आते।
शरीर पर जमी ये अतिरिक्त चर्बी सिर्फ कॉस्मेटिक मामला नहीं है, ये तो अंदरूनी अंगों पर हो रहा एक मौन प्रहार है। ये बढ़ते बच्चे के पूरे सिस्टम को अंदर से प्रभावित करती है। इसके बहुत ही शांत लेकिन गंभीर चयापचय यानी मेटाबॉलिक जोखिम होते हैं। आज के समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बच्चों में चिंताजनक रूप से आम हो गई है। इसके अलावा प्री डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और नींद में सांस रुकने जैसी गंभीर जटिलताएं भी शामिल हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये बीमारियां अब सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं रह गई हैं। एक बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल सुराग होता है जिससे शरीर के अंदर चल रही उथल-पुथल का अंदाजा बाहर से ही लग जाता है। इसे मेडिकल भाषा में एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहा जाता है। इसमें होता यह है कि गर्दन के पीछे या अंडर आर्म्स में त्वचा की सिलवटें काली और मोटी पड़ने लगती हैं। अक्सर लोग इसे गंदगी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही अहम संकेत है जो बताता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित हो रहा है। यही वो स्थिति है जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज में बदल सकती है। अब रुक करते हैं चौथे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से की तरफ, बचाव का मशहूर 5-2-1-0 नियम। बीमारी को समझना अपनी जगह है, लेकिन इसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बचाव के लिए ये 5-2-1-0 फ्रेमवर्क सामने आता है। यह दैनिक आदतों का एक अचूक मंत्र है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। 5 का मतलब है रोजाना 5 सर्विंग फलों और सब्जियों की लेना। 2 का मतलब है मनोरंजन वाले स्क्रीन टाइम को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक सीमित रखना। 1 का मतलब है रोज कम से कम 1 घंटे का सक्रिय खेल या पसीना बहाने वाला व्यायाम। और 0 का मतलब है 0 यानी चीनी वाले पेय पदार्थों से पूरी तरह दूरी। ये एक इतना सरल नियम है कि इसे किसी भी दैनिक दिनचर्या में बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है। स्क्रीन टाइम की बात निकली है तो इस पर थोड़ा और गहराई से गौर करना बनता है, क्योंकि इसका मोटापे से सीधा कनेक्शन है। डेटा के आधार पर बनी गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए पूरे दिन में अधिकतम 1 घंटा और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए अधिकतम 2 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठा बच्चा शारीरिक रूप से निष्क्रिय होता है और अक्सर उस दौरान कुछ न कुछ अस्वास्थ्यकर स्नैक्स भी खाया जाता है। ये मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। एक और चीज जिसे अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है वो है नींद। खराब गुणवत्ता वाली या अधूरी नींद का युवाओं में वजन बढ़ने के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध देखा गया है। मेडिकल रिसर्च बताती है कि छोटे बच्चों को कम से कम 11 घंटे, स्कूली बच्चों को 10 घंटे और किशोरों को 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन पूरी तरह से असंतुलित हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चा जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाने लगता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, प्रबंधन और उपचार के तरीके, यानी बहुस्तरीय देखभाल कैसे की जाती है। जब सिर्फ बचाव और सामान्य लाइफस्टाइल में बदलाव करने से बात नहीं बनती, तब एक मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुस्तरीय रणनीति अपनानी पड़ती है। ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसमें पूरे परिवार की जीवनशैली में बदलाव, आहार विशेषज्ञों का सही मार्गदर्शन और सबसे अहम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा यानी बिहेवियरल थेरेपी शामिल होती है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मोटापे से जूझ रहे बच्चे अक्सर कम आत्मसम्मान, भारी तनाव या स्कूलों में बुलिंग का शिकार होते हैं। उनकी डाइट ठीक करने के साथ साथ उनके मन को समझना और उस मानसिक बोझ को कम करना उतना ही जरूरी है। अगर ये बहुस्तरीय अप्रोच भी पूरी तरह से असर न दिखाए, तब मेडिकल इंटरवेंशन यानी दवाइयों या सर्जरी की बात आती है। मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं तब शुरू की जाती हैं जब शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध या टाइप 2 मधुमेह जैसी स्थितियां पनपने लगती हैं। दूसरी ओर बैरियाट्रिक सर्जरी को एकदम आखिरी विकल्प माना जाता है। ये केवल बहुत ही दुर्लभ और गंभीर मामलों में उन बड़े किशोरों के लिए होती है जिनका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है और जिन्हें मोटापे के कारण जानलेवा जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे विश्लेषण और विज्ञान को समझने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न मन में आता है। जो डेटा सामने है वो साफ कर देता है कि बचपन का मोटापा केवल किसी बच्चे या उसके माता-पिता की निजी गलती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रणालीगत मुद्दा है। क्या वाकई हमारे आसपास का माहौल, हमारे स्कूल, खेल के मैदान या खाद्य नीतियां एक स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर अनजाने में ही सही एक ऐसा ओबेसोजेनिक यानी मोटापा बढ़ाने वाला माहौल बन गया है जहां स्वस्थ रहना अपने आप में एक संघर्ष हो गया है? इस सवाल पर विचार करना आने वाले भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।
सीखते रहना और सही सवाल पूछना हमेशा जारी रहना चाहिए।